पापा गांव में पोस्ट मास्टर थे तो उनकी सैलरी बहुत कम होती थी, तो सुबह जब तक मैं रो नहीं लेता था तब तक वो पेंसिल नहीं मिलती थी। इस तरह की हालत थी। एक नॉर्मल बच्चा जब होता है जो गांव से निकला हुआ होगा, जिसको और ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि क्या यूपीएससी मेरे बस की बात है क्या, तो ये सब मेरे मन में भी आने लगे। जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, मुझे पता था मेरी तैयारी अच्छी थी लेकिन तब भी नहीं हुआ, तो जो ड्रीम था कि तैयारी करनी है यूपीएससी की, वो कहीं ना कहीं एक बार के लिए छूट गया। एक तरह से मैं बिल्कुल निराश हो चुका था। तो तब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि अगर आज भी सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शक्ति सिंह आर्या है। मैं एक IRS ऑफिसर हूँ। मैं पानीपत जिले के छोटे से गांव डिडवाड़ी से आता हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी साझा करना चाहता हूँ कि कैसे एक किसान का बेटा कैसे गांव से निकलकर एक IRS तक के सफ़र तक पहुँचा। इस जर्नी का आपसे साझा करने का एक ही मेरा मकसद है कि जो मैंने लेसन सीखे हैं उनसे आप लोग कुछ सीख पाएँ। जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आप इससे कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ कर पाएँ और अपने लक्ष्य में सफल रहें। तो ये मेरी जर्नी जो IRS तक पहुंची, ये एक गांव की चौपाल से शुरू हुई थी। मेरा एडमिशन एक छोटे से स्कूल जो चौपाल में चलता था उसमें कराया गया था और मैं वहाँ से 5वीं क्लास की पढ़ाई की। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरी एक आदत थी, जब मैं बचपन में बहुत छोटा था तो मैं हर रोज़ पेंसिल घुमा देता था। तो हर रोज़ अगली सुबह वो पेंसिल के लिए मुझे पापा के ऑफिस में जाना पड़ता था। पापा गाँव में पोस्ट मास्टर थे तो उनकी सैलरी बहुत कम होती थी, तो सुबह जब तक मैं रो नहीं लेता था तब तक वो पेंसिल नहीं मिलती थी। इस तरह की हालत थी। और उसके बाद फिर फीस में भी दिक्कत आती थी, जो अमूमन होता है हमारे एक बहुत ही साधारण परिवार में गांव में। तो स्कूल में क्या करते थे, टीचर्स बाद में पूछते हैं कि किस किस की फीस नहीं आई, तो ऐसे खड़े हो जाते थे हम लोग, तो हमें ऐसे निकाल दिया जाता था पीछे। तो एक बच्चा इन्हीं स्थितियों में इसको एक तरह से शर्मिंदगी का फैक्टर ले सकता है, लेकिन मैंने इसको कभी भी नेगेटिव नहीं लिया। इसी चीज़ को मैंने अपना हौसला बनाया और इसी चीज़ से इंस्पिरेशन ड्रॉ की कि अगर मुझे अपनी इस स्थिति को बदलना है तो मेरे पास एक ही इसका साधन था, टूल था, और वो थी एजुकेशन। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पढ़ूंगा और पढ़ के अपनी स्थिति को बदलूंगा। इसी स्थिति में कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। शुरुआत में मैं एक साधारण सा स्टूडेंट था, कोई बहुत पुअर नहीं था लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग भी नहीं था। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं गर्मी की छुट्टियों के बाद वापस आया और मेरे अंकल जी ने मुझे बोला कि आप जो है 5th आए हैं। ये शायद 6th क्लास की बात है। उन्होंने बोला कि आप 5th आए हैं। उनकी आंखों में इतनी चमक मैंने पहली बार देखी थी। वो एकदम खिले हुए थे कि हमारे बच्चे ने कुछ हमारा नाम किया है। ये बहुत ही छोटी अचीवमेंट थी, 6th क्लास में 5th आना, लेकिन इस छोटी सी अचीवमेंट ने उनके चेहरे पर जो खुशी लाई थी उसने मुझे एक नई ऊर्जा दी। और जब मैंने ये बात अपने माता पिता को बताई तो वो और भी खुश हुए। तो इसी चीज़ से मुझे हौसला मिला कि मैं पढ़कर अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को खुश कर सकता हूँ, उन्हें प्राउड फील करा सकता हूँ। तो मैंने धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में बनना शुरू हुआ। और इसके साथ ही घर में मेरे अखबार आता था, तो पापा ने मुझे क्या किया कि उस अखबार को पढ़ने की आदत डलवा दी। तो हम दोनों आपस में डिस्कशन करते थे, कोई भी जो पॉलिटिकल सोशल इशू चल रहा होता था उसके ऊपर, जैसे गवर्नर ने क्या कर दिया या कहाँ पे क्या हुआ। तो इससे मेरा सोशल ओरिएंटेशन जो है बना। और पापा का जो काम करने का तरीका था उससे मुझे सिविल सर्विसेज की इंस्पिरेशन मिली। उनका काम जो है सिर्फ 4 घंटे का ही होता है ऑफिस में ऑफिशियली, लेकिन वो 8 से 10 घंटे अभी भी काम करते हैं 37 साल से। तो मम्मी उन्हें बोलती थी आप इतना काम क्यों कर रहे हैं, आपको तो 4 घंटे की सैलरी मिलती है। लेकिन पापा का एक ही उसमें जवाब होता था कि मैं यहाँ सैलरी के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं यहाँ लोगों की सेवा के लिए काम करता हूँ। और वो मुझे तुरंत उसी टाइम बोलते थे कि बेटा मैं जो है 10वीं पढ़ के मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं यहीं तक पहुँच पाया और इतने ही लोगों की सेवा कर सकता हूँ, तुम सिविल सर्वेंट बनना, तुम लाखों लोगों की सेवा कर सकते हो। तो वो इंस्पिरेशन मुझे मिली और मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा। तो यहाँ से ऐसे मेरी 10th हो गई। फिर मैं 11th और 12th में एक तरह से पूरी तरह से डेडिकेट हो चुका था पढ़ाई को। मैंने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया पानीपत में। मैं सुबह 4 बजे उठता था, 6 बजे तक पढ़ के 5:30 बजे तक आधे घंटे में तैयार होकर मैं 6 बजे वाली बस से पानीपत पहुँच जाता था। उसके बाद 6 से 2 बजे तक स्कूल होता था। स्कूल में कोई भी मेरे से पूछने आता तो मैं उसको कभी मना नहीं करता था, वही पापा की फिलोसफी पे। जब मैं दूसरों को पढ़ाता था उससे मेरा रिवीजन हो जाता था और मैं 2 बजे से 6 बजे तक, स्कूल 2 बजे खत्म हो जाता था, मैं घर वापस नहीं आता था। पानीपत के बस स्टैंड पे एक मंदिर है,
उस मंदिर में बहुत ही शांत वातावरण होता था। मैं दोस्तों के साथ बैठ के वहाँ पे 2 से 6 बजे तक हम पढ़ाई करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि 2 साल की अथक मेहनत के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गया। और जब मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना तो पापा को मम्मी को बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद जब हम स्कूल से वापस आ रहे थे रिजल्ट सुनने के बाद, तो देखिए डेस्टिनी कैसे आपको खुद ब खुद उस तरफ ले जाती है जब आप उस दिशा में थोड़ी सी पहल करते हैं। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। हम उस दिन स्कूल में 2 रास्ते थे, एक इधर जाता है एक इधर जाता है। तो हम इस रास्ते से बाहर आ रहे थे, तो इस रास्ते में एक प्रोफेसर मिला जो कहीं दूसरे कॉलेज का था। तो उन्होंने मेरे से पूछा, बेटा, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्होंने मेरे से पूछा, बेटा शक्ति, आपने क्या सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अप्लाई कर दिया है? तो मैंने पूछा, सर ये क्या है, मुझे पता नहीं है। उस दिन तक मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज का नाम नहीं सुना था। तो उसी दिन इत्तेफाक से वो लास्ट डेट भी थी, तो मैंने उस दिन अप्लाई कर दिया। और हम ऐसी सिचुएशंस में हम बड़े बड़े थे। जब इंटरव्यू हुआ तो सेंट स्टीफेंस का मैंने एक टी-शर्ट पहन रखी थी और सैंडल्स पहन रखे थे। तो इतना भी पता नहीं था कि इंटरव्यू में आपको मतलब एक नॉर्मल ड्रेस पहननी होती है, लेकिन भाग्य ने भी साथ दिया और मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया। तो मैं उसी पापा के सपने को लिए हुए कि हाँ मुझे सिविल सर्विस करनी है, मैं कॉलेज में आ चुका था। लेकिन ये जर्नी जितनी अभी हसीन लग रही है ऐसी नहीं थी। जब मैं आया तो मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए। क्लास में मेरे दोस्त एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलते थे, मैं उनके मुंह की तरफ ऐसे देखता था कि क्या मैं भी कभी ये कर पाऊंगा। बहुत सारे ऐसे लगता था कि मैं शायद यहाँ समझ ही नहीं पाऊंगा। जो एक नॉर्मल कोई भी गांव से निकला हुआ बच्चा अगर ऐसी सिटी में जाता है या ऐसे कॉलेज में जाता है तो वो आम बात है, वो ऐसा ही होता है। और इससे मेरी कुछ हालत भी ख़राब हो गई, हेल्थ भी ख़राब हो गई। तो एक तरह से मैं बिल्कुल निराश हो चुका था। तो तब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि अगर आज भी मेरे पिताजी वही 8 से 10 घंटे काम करते हैं और मेरी माताजी आज भी वही खेत में काम कर रही हैं, वो तूफान आए आंधी आए वो अपना काम करते हैं, तो अगर मेरे सामने ये छोटी सी चुनौती आ रही है तो मैं इसको लेके कैसे पीछे हट सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इन्हीं चैलेंजेस में ही अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो मैंने सेंट स्टीफेंस में जो सोसाइटीज़ थी, क्लब्स थी, उनको ज्वाइन किया। इसने मेरे को मौका दिया लोगों से इंटरेक्ट करने का। यह बहुत ही अच्छी बात थी कि वहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से भारत के लोग आते हैं। तो मैं उनसे इंटरेक्ट किया और अपने आप को एक तरह से कंफर्ट जोन से बाहर लेके आया। यही मैसेज मैं यहाँ से देना चाहता हूँ अपनी जर्नी से कि हमें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है। शुरू में मेरा मजाक भी बना, लेकिन कुछ वो बहुत कम था। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, दोस्तों ने मुझे हौसला दिया और इसका परिणाम ये निकला कि मैं 3rd ईयर तक जाते जाते कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया। तो मुझे आज भी खुद यकीन नहीं होता कि कैसे एक गांव से उठा हुआ बच्चा जो इतना अंडर कॉन्फिडेंट था वो कैसे प्रेसिडेंट बन गया। और ये सिर्फ प्रेसिडेंट बनना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके बाद हमने 1 साल काम किया, उसमें इतना लर्निंग हुआ, टीम वर्क, कैसे स्पॉन्सर्स को डील करना है। इस लर्निंग के बाद इसका रिकॉग्निशन करते हुए मुझे स्टीफेनियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। मेरे पापा और मम्मी उस सेरेमनी में आए हुए थे। तो उनकी आंखों में जो चमक दिखी वो चमक 12th के रिजल्ट के बाद भी थी और सेंट स्टीफेंस के बाद भी थी। तो उसने मुझे और हौसला दिया। इस जर्नी के बाद मुझे जो है सिविल सर्विसेज करने का और हौसला मिला। तो और मैंने रियलाइज़ किया कि सिविल सर्विसेज के लिए ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो वो अपने नॉर्मल उसमें होता है कि आप अच्छे मार्क्स आ गए 12th में तो आप साइंस ले लेते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ में मेरा ओरिएंटेशन शुरू से था। तो मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हैदराबाद में एडमिशन ले लिया और एमए कर लिया। इसी दौरान मेरी सिस्टर्स की शादी हो गई और फाइनेंशियल कंडीशन और भी ख़राब हो गई घर की। तो जो ड्रीम था कि तैयारी करनी है यूपीएससी की, वो कहीं ना कहीं एक बार के लिए छूट गया, क्योंकि अभी पैसे नहीं थे तैयारी करने के, दिल्ली में आपको रहना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि 1-2 साल जॉब कर लेते हैं। मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। वो जैसे नीति आयोग सेंटर में ऐसे ही उनका एक विजन यूनिट था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम था, हम पॉलिसी थिंक टैंक में काम करते थे। लेकिन काम मुझे अच्छा लगा पर मेरा मन वहाँ पे नहीं था। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी और बार बार वो पापा की वो बात याद आती जब उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा था कि बेटा आपको सिविल सर्विसेज करनी है और आप जाइए, हम यहाँ करेंगे संघर्ष जितना करना है आप वहाँ करिए। लेकिन वो बात कहीं पीछे छूट चुकी थी। यही मुझे कुरेदने लगी और मैंने एक कलीग से भी डिस्कस किया। उन्होंने मुझे काफ़ी इसमें हेल्प की बात, मतलब डिसीजन लेने में। फिर मैंने पापा को एक दिन फ़ोन किया। पापा ने बोला कि बेटा तुम आ जाओ, हम लोन ले लेंगे, आप अपना सपना अचीव करिए, जॉब तो बाद में भी कर लेंगे। तो तुरंत मैंने 3 महीने के अंदर जॉब छोड़ के दिल्ली में आ गया। कोचिंग बीच में आ गई थी, लेकिन फिर भी दोस्त
यहाँ पे थे मेरे, उनके साथ मैं अगस्त 2016 से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो यूपीएससी की जर्नी मेरी कहीं ना कहीं अब बिल्कुल ट्रैक पे आ चुकी थी, जो इसमें इतना लंबा समय लगा था। पूरी लाइफ की तरह यूपीएससी जर्नी भी एक रोलर कोस्टर राइड रही, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए। 1 साल की अथक मेहनत के बाद भी मेरा 2017 में प्रीलिम्स नहीं हुआ। और एक नॉर्मल बच्चा जब होता है, जो गांव से निकला हुआ होगा, जिसको और ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि क्या यूपीएससी मेरे बस की बात है क्या, तो ये सब मेरे मन में भी आने लगे। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, मुझे पता था मेरी तैयारी अच्छी थी, लेकिन तब भी नहीं हुआ। फिर मैं घर गया तो मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा तुमने हमेशा लाइफ में अच्छा किया है और हमें पूरा यकीन है कि तुमने मेहनत की थी, आप दोबारा करिए मेहनत, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, देर हो सकती है। उन्होंने एक डायलॉग दिया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो इसी हौसले के बाद मैं कुछ दिन 10 दिन घर रहने के बाद वापस आया। जब 2018 में मैंने प्रीलिम्स दिया, कट ऑफ थी 98 और मेरे 121.6 मार्क्स आए, जो बहुत ही एक अच्छा स्कोर था। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया कि मैंने दोबारा भी ऐसे ही चला गया और ऐसे ही मार्क्स आ गए। मैंने अपनी गलतियों को एनालाइज किया और मेरी गलती जो मेन मुझे पता चली वो ये थी कि मैंने प्रीलिम्स को, जो पिछले साल के पेपर्स थे, उनको अच्छे से एनालाइज नहीं किया था। तो वो कहीं ना कहीं मेरा उसमें मिस्टेक थी, उसको एनालाइज करके मैंने उसको दूर किया। और इसमें एक और, इसी जर्नी में मुझे एक और लेसन मिला, वो ये था कि जब हम मेहनत करते हैं तो वो कभी बेकार नहीं जाती। जो मैंने 2017 में मेहनत की थी पिछले साल, उसी साल प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ, लेकिन यूपीएससी सीएपीएफ में मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे ऑल इंडिया रैंक 12 मिली। तो इससे एक मैसेज यही मिलता है कि जब भी हम मेहनत करते हैं उसका परिणाम जरूर मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है उसी साल मिले, ज़रूरी नहीं है जो हम चाह रहे थे वही मिले, लेकिन मिलता ज़रूर अच्छा है। बस ज़रूरत है कि हमें अपना 100% देना चाहिए। तो उसके बाद मैंने, जिस साल मेरा प्रीलिम्स हुआ 2018 में, उस साल फिर मेरा इंटरव्यू कॉल 9 नंबर से मिस हो गया। बाकी मार्क्स मेरे अच्छे थे, लेकिन मेरा ऑप्शनल जो पॉलिटिकल साइंस था उसमें मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया। तो फिर से मैंने उसको एनालाइज किया और फिर से वही मिस्टेक कहीं ना कहीं उसमें की कि पिछले साल के जो पेपर्स थे उनको इतने अच्छे से एनालाइज नहीं किया, राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी कम की। तो ये दोनों फैक्टर्स को मैंने ठान लिया कि जब 2019 में मैं दूंगा तो उसमें मेरा पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर होना चाहिए। जब मैंने 2019 में पेपर दिया, उसमें मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए। अब जब 2019 का मैंने प्रीलिम्स दिया, उसके बाद मेरी सीएपीएफ की, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी ज्वाइनिंग आ गई थी। तो प्रीलिम्स मैंने यहीं से दे दिया था तैयारी करते करते, लेकिन मेंस से पहले उसकी ज्वाइनिंग आ गई थी। और अब मेरे सामने वही चुनौती थी कि मैं अपना यहाँ पे तैयारी करूँ या वो जॉब ज्वाइन करूँ, क्योंकि वो भी एक अच्छी जॉब थी और फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उसको छोड़ पाऊँ। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप उसको छोड़ दीजिए, कुछ ने बोला कि आप साथ के साथ तैयारी कीजिए। तो मुझे उनके बीच में चूज करना था, तो छोड़ना मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। वो एक तरह से मैं बोलूँगा वो मैं ले ही नहीं सकता था, तो मुझे जॉब करनी पड़ी। और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना ड्रीम कंटिन्यू करूँगा गिवन सर्कमस्टांसिस में। तो रिगरस ट्रेनिंग होती है सीएपीएफ की, सीआईएसएफ हैदराबाद में उसकी एकेडमी थी। तो जब मैं ट्रैक पे सुबह दौड़ रहा होता था तो मैं एक ही चीज़ सोचता था कि सेम ही तो चीज़ है, वहाँ भी आप टाइम के अगेंस्ट रन कर रहे होते, यहाँ भी आप वैसे ही कर रहे हो। तो सीआईएसएफ की जो ट्रेनिंग थी उसने मुझे सोफिस्टिकेटेड होना सिखा दिया, कम टाइम में कैसे चीज़ों को डील करना है। वो चीज़ कहीं ना कहीं फिजिकल जो हो रहा था वो मेंटल टफनेस बन गई, और वो मेंटल टफनेस मुझे एक और जगह पे काम आई। जब मेरे 4 पेपर हो चुके थे और एथिक्स के पेपर से पहले मैं एक्टिवा पे जा रहा था पेपर देने, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, पीछे से किसी ने साइड मार दी। तो मेरे ऐसे हाथ और ये छिल गए थे पूरी तरह से। तो मैंने हेलमेट पहना हुआ था, मैं ऐसे गिरा, हेलमेट निकल गया, चश्मा टूट गया था। तो मैं जब उठा तो मैंने सबसे पहले अपनी ऐसे आंखों पे हाथ लगाया, तो मेरी आंखें ठीक थी। मैंने अपने सिर पे हाथ लगाया तो कहीं पे कुछ नहीं था, और मैंने ऐसे हाथ घुमा के देखा। तो मैंने कहा ये 3 चीज़ें चल रही हैं, पेपर तो देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने वो पेपर दिया, और भगवान भी बहादुरों का साथ देता है, तो भाग्य भी ने भी मेरा साथ दिया, और उसी साल मैं यूपीएससी क्लियर करके आईआरएस बना। ये मेरी जर्नी थी। तो पापा के ने जो मुझे सपना दिखाया था उसको अचीव करने के बाद मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगर गाँव की चौपाल से निकलने के बाद मैं अगर ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो सिर्फ 3 चीज़ों की। पहला, आप मेहनत करिए। दूसरा, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। और तीसरा, आप किसी भी हालत में झुकिए नहीं, कोई भी परिस्थितियाँ हो आप उस पर आगे बढ़िए।
मुझे लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊँ तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊँगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम में स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.